आज की इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम कि एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो आज की इस वीडियो में इसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि जर्नली हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा चलिए आपको कुछ क्वेश्चन तो बता ही देते जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिल जाए। तो चलिए बिना देरी को वीडियो में आगे बढ़ते और एक क्वेश्चन और उसका आंसर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, ध्यान से समझेंगे। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इस वीडियो में रखा है, क्योंकि छांट के रखे हैं। तो ध्यान देने वाली बात आपको यहाँ पर यह है कि पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का है कि धमनियों, ठीक है, धमनियाँ रक्तस्राव में, मतलब कहने का मतलब है जो धमनियाँ होती हैं शरीर में, ठीक है, उसमें जो रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है, खून, उसका जो बहाव है यानी कि जो किस प्रकार से बहता है, किस प्रकार से आता जाता है, ठीक है, स्राव किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला है कि खून चमकीला और उछलता हुआ बाहर निकलता है, ठीक है, या फिर खून नीलापन, ठीक है, खून नीलापन लिए गहरे लाल रंग का होता है, या फिर खून धीरे धीरे बहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो राइट होगा उसको आप लोगों को वो मार्कशीट आपको मिलेगी, उस पर गोला करके फिल करना होगा, ठीक है। तो धमनियों में जो रक्त का बहाव होता है, स्राव होता है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा आ, ठीक है, खून चमकीला और उछलता हुआ बाहर निकलता है, याद रखेंगे, धमनियों में, इस प्रोसेस ये धमनियों में होता है। अगला प्रश्न है कि हड्डी की टूट के लक्षण, यानी कि हड्डी के टूटने के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। सूजन एवं दर्द, ठीक है, और दूसरा है शक्ति की कमी, या फिर अंग हिलने डुलने की अक्षमता, उपयुक्त में से सभी। मतलब कि जैसे कि हड्डी मान लो टूट जाती है, तो वहाँ पर क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तो किससे आप लोगों को एहसास होगा कि हाँ टूट गया है, ठीक है, हड्डी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दा, यानी कि शक्ति में कमी, यानी कि आपके पावर जो है आपके बॉडी में या फिर किसी भी जिस अंग में आपका फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, वहाँ पर पावर कम हो जाता है। सूजन एवं दर्द होती है वहाँ पर। अंग में हिलने डुलने में की अक्षमता, यानी कि हिलने डुलने में समस्या होती है। तो इससे ये सारे लक्षण हैं हड्डी टूटने के। अगर ये सारी प्रक्रिया है तो हड्डी टूटी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाए, क्योंकि ये सारे लक्षण हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार का तात्पर्य, यानी कि प्राथमिक उपचार का मतलब क्या होता है। ऑप्शन आपको दिए गए कि घर की दवाइयों से इलाज करना, घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपचार में पूर्व उपचार, या फिर प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया गया उपचार, या घायल व्यक्ति के डॉक्टर के आने तक होश में रखना, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपचार से पूर्व उपचार, ठीक है। प्राथमिक उपचार का तात्पर्य यही होता है कि घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपचार से पहले, जो सॉरी, घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपचार से पूर्व उपचार, ध्यान रखेंगे, ओके, यानी कि पहले उपचार हो जाए, बाद में डॉक्टरी भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य, यानी कि जो प्राथमिक उपचार होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति को ठीक कर देना, या फिर डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति को कुछ ना करने देना, या फिर डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति से बातें करना, या फिर डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये द नंबर, कि डॉक्टर के आने से पूर्व, यानी कि आने से पूर्व पहले ही व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना है आपको, ठीक है, यानी उसको किसी न किसी बातों से उलझा के रखना है जिससे उसको समस्या ना हो, ठीक है। तो ये है मुख्य उद्देश्य प्राथमिक उपचार का। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक उपचार बक्से, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो बॉक्स होता है आप सभी को मालूम है, जो डॉक्टर का, जिसमें सारी चीज़ें रखते हैं, उसमें उस बॉक्स में क्या वस्तुएं होती हैं। प्राथमिक उपचार है तो आवश्यक दवाएं व वस्तुएं, या फिर पट्टी रुई डिटॉल, या फिर पट्टी रुई डिटॉल कैंची, या फिर ऑपरेशन की सभी वस्तुएं, ठीक है। तो जो प्राथमिक फर्स्ट एड बॉक्स होता है डॉक्टरों का, उसमें प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं होती हैं और वस्तुएं भी होती हैं पेशेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, जो डॉक्टरों का बॉक्स होता है जो लेकर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में शुरू की गई। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न और जर्नली क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले किस देश में प्रारंभ की गई। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अपना ही देश भारत में
सबसे प्रथम यहीं पर चिकित्सा प्रारंभ होगी भारत देश में। याद रखेंगे, बहुत ही जनरली और कॉमन सा प्रश्न है, याद रखेंगे। पहला प्रश्न है कि इंग्लैंड में प्रथम बार सेंट डॉहन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने कब प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड शब्दावली को शासकीय रूप में अपनाया? तो वो अपनाया था, उस सन का नाम है 1879। ठीक है, आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जर्नली हैं और आपको समझ में भी आएंगे अच्छे से। प्रश्न अगला है कि 1877 में इंग्लैंड में 1877 में इंग्लैंड में इस व्यवस्था का सूत्रपात किस रूप में हुआ? यानी कि ऑप्शन तो दिए गए हैं, ऑप्शन आपको दिए गए सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड, सेंट जॉन एम्बुलेंस। अभी आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर पढ़ें, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, याद रखेंगे। सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका या फिर आबा, दोनों या फिर में से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। 1877 में इसकी व्यवस्था की गई। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कच्ची टूट अस्थिभंग होता है बच्चों में, लड़कियों में, ठीक है, प्रौढ़ों में, वृद्धों में। ठीक है, तो कच्ची टूट अस्थिभंग जो होती है वो होती है बच्चों में ये प्रक्रिया, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आ हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि जब हड्डी टूटने के साथ घाव भी हो जाता है तो क्या कहते हैं? जैसे मान ली हड्डी टूट गई और साथ साथ में घाव हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पहला है विषम अस्थिभंग, दूसरा है कच्ची टूट या फिर जटिल टूट या फिर अस्थिभंग। ठीक है, तो ये जो प्रश्न इसका तो राइट आंसर हो जाएगा विषम अस्थिभंग कहेंगे। हड्डी टूटने के साथ अगर घाव हो रहा है तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे विषम अस्थिभंग। याद रखेंगे, बहुत ही जनरली और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोच के लक्षण होते हैं, क्या क्या होते हैं? हड्डी का अपने स्थान से हट जाना, या फिर हड्डी का सूजन, या फिर नस में सूजन, या फिर जोड़ के बंधनों का खिंच जाना या कट जाना। तो मोच के जो लक्षण होते हैं जोड़ के बंधनों का खिंच जाना या फिर कट जाना, ये होते हैं मोच के मुख्य लक्षण। याद रखेंगे, द नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विष के मुख्य प्रकार। तो पहला है क्षार युक्त, क्षोभकारक, अम्लयुक्त विष पदार्थ या फिर उपयुक्त में से, यानी इनमें से सभी। ठीक है, तो विष के जो मुख्य प्रकार हैं वो है अम्लयुक्त विष पदार्थ, ये मुख्य प्रकार है अम्लयुक्त विष पदार्थ, इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, सा नंबर। अगला प्रश्न है कि फफूंदी धातुओं का जहर, सड़ा हुआ भोजन का विष आदि आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है क्षार युक्त या फिर अम्ल या फिर एसिड या फिर क्षोभकारक। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दा, ये सब अंतर्गत आते हैं क्षोभकारक के, इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे दा, याद रखेंगे दा। ओके, अगला प्रश्न है कि धतूरा, अफीम, गांजा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, कुचला आदि आते हैं, किसके के अंदर आते हैं? अम्लयुक्त के अंतर्गत आते हैं, क्षोभ युक्त आते हैं, क्षार के अंतर्गत आते हैं, या समस्त के अंतर्गत आते हैं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अम्ल युक्त। धतूरा, अफीम, गांजा, क्लोरोफॉर्म, कुचला जो है वो अम्ल युक्त है, इसलिए राइट आंसर आ हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि जलन कहलाता है जब आग या दहकती हुई वस्तुओं में देह जल जाती है, या फिर शरीर का पूरी तरह जलना, या फिर शरीर का झुलसना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जलन होता है आग या दहकती हुई वस्तु देह जल जाती है, यानी कि आग या दहकती हुई वस्तु से, यानी कोई भी मान लो जिसमें आग लगी हो उस वस्तु से देह जल जाता है तो उसे हम कहेंगे जलन। ठीक है, जलन कहेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कि स्नान का हमारे देश में सबसे उत्तम समय क्या है? यानी कि अपने भारत देश में स्नान यानी कि नहाने का सबसे उत्तम मतलब कि सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है? समय काल या फिर प्रातःकाल या फिर दोपहर, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी को मालूम है कि जनरली क्वेश्चन आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे यहाँ रीति रिवाज यही है कि प्रातःकाल यानी कि सुबह सुबह स्नान कर लिया जाए तो वही सबसे उच्च यानी उच्चतम समय है। स्नान करने के बाद भगवान की पूजा की जाए, उसके बाद अन्य कार्य प्रारंभ किए जाएं, तो प्रातःकाल सुबह यानी कि। ठीक है, राइट आंसर बा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केशों को गंदा रखने से कौन सा परजीवी सिर में पड़ जाता है? यानी कि कहने का मतलब है केशों को गंदा रखने में कौन सा परजीवी जी सिर में पड़ जाता है? ठीक है, खटमल, जूं, मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप सभी को मालूम है कि सिर को ठीक गंदा रखने से जो है वो जूं आपके सिर में आ जाता है। ठीक है, बालों में। ओके, अगला प्रश्न है कि मादा जू प्रतिदिन कितने अंडे देते हैं? यानी कि आप सभी जू से जो जूझते होंगे जिस प्रॉब्लम से, उनको मालूम होगा
कि मादा नहीं मालूम होगा, क्योंकि उनको ये थोड़ी उनकी इसके बारे में अधिक जानकारी है। हाँ, जो तो बढ़ जाते हैं ये तो मालूम है, उसको निकालते भी हैं। कई प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग शैम्पू, अलग अलग प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली क्वेश्चन जानने वाला आपको है कि मादा जूं यानी कि नर और मादा 2 प्रकार के जूं होते हैं, जिनमें जूं कितने अंडे देते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 से 12। ठीक है, मादा जूं जो होते हैं प्रतिदिन 8 से 12 अंडे देते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा आ, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जुओं का संक्रमण किस प्रकार का होता है? संपर्क से, स्वास्थ्य से, जल से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखेंगे जुओं का जो संक्रमण होता है, ठीक है, वो संपर्क से होता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आ। याद रखेंगे आ। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे ये प्रश्न। जुओं के काटने से होने वाले ज्वर का यानी कि क्या नाम है? यानी कि जब जुआ काटता है तो वहाँ पर आपको कैसा फील होता है, यानी कि क्या समस्या आ जाती है? ठीक है, तो आपको बताना है। पहला है कि वायरल फीवर, या फिर सामान्य ज्वर, या फिर मस्तिष्क ज्वर, या फिर टाइफस ज्वर। ठीक है, तो जब जूं काटने से जो समस्या होती है वो सामान्य ज्वर होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, नॉर्मल ऐसे ही खुजलाने लगता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत फीवर समस्या आ जाती है। ठीक है, मतलब कि फीवर नहीं आता है, कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी सामान्य प्रॉब्लम हो जाती है बस, यानी कि पेन। ओके, अगला है कि दांतों की सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको ऑप्शन इसमें से दे दिए गए हैं, जो राइट आंसर वो आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि भोजन के बाद जो टीथ होते हैं दांतों को ब्रश से साफ़ करना चाहिए, और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्कुट, पेस्ट्री आदि कम खानी चाहिए, और गर्म खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दांतों की सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो ये है कि आपको गर्म खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना चाहिए। ठीक है, पानी पीना चाहिए, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही बताया जाए दांतों की सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है कि छोटे बालकों को पढ़ने की पुस्तकें होनी चाहिए बड़े प्रिंट में, यानी कि अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं घर पे आपके, तो वहाँ पर जैसे कुछ पढ़ने की पुस्तक होती है उसमें कैसे प्रिंट होना चाहिए, कैसे अक्षर होना चाहिए? बड़े प्रिंट में, बहुत छोटे प्रिंट में, प्रिंट का साइज कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो जर्नली होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, इससे बच्चा जो होता है, जो बालक होते हैं, उनको आसानी से उस चीज़ के बारे में समझ आए कि क्या लिखा है और क्या बना है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका आ हो जाएगा। अगला है कि दही बिलौने में कौन सी क्रिया होती है? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा द दोनों हाथ पैर आगे पीछे करना। ठीक है, दही बिलौने के जो प्रक्रिया होती है वो यही होती है कि दोनों हाथ पैर आगे पीछे करना, यही होती प्रक्रिया, याद रखेंगे। अगला है कि बालक के शरीर में जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं? बहुत ही हाई लेवल का जनरली क्वेश्चन, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय कितनी हड्डियाँ होती हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा द। ठीक है, 270 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं बालक, यानी कि जब उसकी जन्म होता है तो उसके 270 हड्डियाँ होती हैं। अगला है कि कौन सा रोग संक्रामक नहीं होता है? आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, नंबर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा रोग संक्रामक नहीं होता? वो होता है एड्स। याद रखेंगे, एड्स संक्रामक नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न है कि व्यायाम में अभ्यास सीखने का सूत्र क्या है? कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, या फिर पूर्ण से अपूर्ण की ओर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो व्यायाम में अभ्यास सीखने का जो मुख्य सूत्र है वो है सरल से कठिन की ओर, यानी कि पहले स्टेप बाय स्टेप आप इजी वे करें, फिर उसके बाद हार्ड, यानी कुछ भी व्यायाम कर रहे हैं तो कुछ भी उठा रहे हैं। अगला है कि कौन सा लक्षण हैजा का नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा जो लक्षण है वो हैजा का नहीं है? कि जो हैजा हो जाता है ना, समस्या, प्रॉब्लम, आप सभी को बीमारी, वो दस्त होना, उल्टी होना, या फिर प्यास लगना या खांसी आना, तो कौन सा लक्षण हैजे का नहीं है? वो जो है वो है खांसी आना। ठीक है, ये लक्षण नहीं है, बाकी सब लक्षण है। ठीक है, याद रखेंगे, हाई लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों को समझ आ गया है कि योग शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत शब्द के किस शब्द से? ठीक है, तो आपको बताना है। सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका युज से हुई है। संतुलित भोजन से अभिप्राय क्या है वो आपको बताना है। संतुलित भोजन का मतलब होता है कि सर्वागीण भोजन। ठीक है, याद रखेंगे, सर्वागीण भोजन।
अगला प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान को एकाग्र करने में सहायक आसन होता है, क्या होता है वो आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पद्मासन। ठीक है, एक आसन होता है पद्मासन से ये समस्या है जो नहीं होती है। ठीक है, अगला है कि जलने और झुलसने में क्या मतलब कि आपको क्या दिखता है, मतलब अंतर होता है या फिर अंतर नहीं होता है या फिर ज्ञात नहीं है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जलने और झुलसने में अंतर होता है, यानी कि जलने दूसरी प्रक्रिया होती है और झुलसना दूसरी प्रक्रिया होती है। आप सभी को मालूम है अच्छे से इसके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोच आने पर, ठीक है, लिगामेंटस खिंच जाते हैं, लिगामेंटस टूट जाते हैं, हड्डी उतर जाती है, या फिर आ और बा दोनों। तो यानी कि मोच आने पर आपके लिगामेंट, ठीक है, मेंटस खिंच भी जाते हैं और लिगामेंटस टूट भी जाते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका हम सेलेक्ट करेंगे दा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चित्त लेटकर दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर तक उठाने की क्रिया की जाती है, किस में की जाती है, कौन से आसन में, शीर्षासन में, शवासन में, भुजंगासन में या फिर सर्वांगासन में। तो ये जो प्रक्रिया है वो की जाती है सर्वांगासन में, इसलिए राइट आंसर इसका आ हो जाएगा। अगला है कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मैंने छाँट छाँट के आप सभी के लिए रखे हैं, याद रखिएगा सारे प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न अगला है कि कानों की परीक्षा का सबसे उपयुक्त यंत्र निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन आपको दे दिए गए, जो राइट आंसर हो जाएगा आइडियोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उपचार और अनुवर्ती प्रक्रियाओं की व्यवस्था के बिना स्वास्थ्य परीक्षण पूर्ण है या फिर अपूर्ण है, फिर विद्यालय स्वास्थ्य मूल्यांकन में समाहित नहीं है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो उपचार, ठीक है, उपचार और अनुवर्ती प्रक्रियाओं की व्यवस्था के बिना स्वास्थ्य परीक्षण है वो अपूर्ण है, इसलिए राइट आंसर इसका बा हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि दाहक विष है, दाहक विष क्या है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि एसिड्स भी हैं, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया भी है, कास्टिक सोडा भी है। ठीक है, दाहक के जो विष है वो दा यानी कि सारे हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर 10 सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न आप लोगों को बताएं हैं जो कि सारे महत्वपूर्ण और हाई लेवल के आप लोग क्वेश्चन समझ के, मतलब कि पढ़ के या फिर आप सुन के खुद ही समझ गए होंगे कितने इंपॉर्टेंट और हाई लेवल के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। फिर से एक दो बार वीडियो देख लीजिए चाहे, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। और हाँ, आप लोगों के लिए कल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 100 यानी कि 100 नंबर का जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों के समस्त लाने वाला हूं, तो कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आपको इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए फर्स्ट एड से जुड़े, तो आपके लिए मैंने वेबसाइट बनाई जिसका नाम है questionpaper.com। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन भी क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और आपको काफ़ी मदद मिलेगी वहाँ से भी। ठीक है।